रम्या और श्लोक आज पहली बार अपनी नई गृहस्थी के लिए ग्रोसरीज खरीदने निकले थे। महीने भर पहले शादी हुई और कस्बे में रहने वाली सासू माँ ने 4 दिन साथ रहकर गृहस्थी जमाने में मदद की थी। पर अब सामान खत्म होने लगा था तो छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए दोनों की प्यार भरी नोकझोंक के बीच शॉपिंग जारी थी। रम्या का फ़ोन बजा तो सासू माँ का नाम देखकर वो मुस्कुराने लगी। रम्या: नमस्ते मम्मी जी। सुषमा जी: खुश रहो बेटा, कैसी हो? श्लोक: कैसा है? रम्या: दोनों ठीक हैं मम्मी जी, हम लोग ग्रॉसरीज खरीदने आए हुए हैं। सुषमा जी: अरे अचानक से, क्या इमरजेंसी आन पड़ी? श्लोक से बात हुई थी मेरी दोपहर में, तब तक तो कोई खबर नहीं थी। रम्या: श्लोक का मैगी खाने का मन हुआ पर वो ख़त्म थी तो श्लोक बोले कि सारा सामान चेक कर लो, आज संडे है, ले आते हैं। हमने लिस्ट तैयार की और पास के मार्केट में आ गए। सुषमा जी गजब नाराज़ हो गई। पर तुम कहकर तो जाते, मैं इस समय क्यों फ़ोन करती? मैं मना तो नहीं करती, बस ये है कि कहकर जाते तो डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता। फ़ोन कट गया। रम्या तो हैरान खड़ी रह गई। पहली बार सासू माँ ने इस टोन में बात की थी और कारण भी कितना अजीब। ग्रॉसरीज खरीदने जाना था तो कहकर जाते, इसमें कहना क्या था? अभी रम्या ऊहापोह में खड़ी थी कि श्लोक और रम्या दोनों के फ़ोन घनघनाने लगे। विवेक विदुषी, बड़े भैया भाभी, संस्कार भारती, छोटे भैया भाभी सब बारी बारी से फ़ोन कर रहे थे और उन्हें मम्मी जी से माफ़ी मांगने की कह रहे थे। पर श्लोक और रम्या सकते में थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी संडे की शाम इस तरह बर्बाद होगी। 2 दिन लगे सुषमा जी को नॉर्मल होने में। इन 2 दिनों में रम्या को अपनी सासू माँ का अलग ही रूप मालूम हुआ। उनके सभी बेटे बहुओं को इस बात की सख्त हिदायत थी कि कहीं भी जाओ मगर कहकर जाओ। भारती के पापा को हार्ट अटैक पड़ा तो बदहवासी में दोनों सुषमा जी को फ़ोन करना भूल गए थे और अस्पताल पहुँच गए। सुषमा जी लगभग 6 महीने इसी बात पर नाराज़ रहीं। तुम कहकर जाते, मैं इतनी पत्थर दिल तो नहीं थी कि मना कर देती, पर कहकर जाते तो मैं भी भाई साहब की सलामती की दुआ करती। रम्या भी अब हर समय इस बात का ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे उनकी पहली एनिवर्सरी आई। मालदीव जाने का प्रोग्राम बना तो टिकट कराने से पहले सुषमा जी को खबर कर दी गई। 1 घंटे में उनको एयरपोर्ट पहुंचना था, पर घर लॉक कर ही रहे थे कि श्लोक के फ़ोन पर संस्कार की कॉल आ गई। मम्मी पापा के फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे हैं और पड़ोस वाले शर्मा जी का शायद नंबर बदल गया है, अब क्या करें? तीनों भाइयों ने अपने अपने तरीके से पता करवाया। घर पर ताला लगा हुआ था। अब तो सबको घबराहट होने लगी। मालदीव जाने का प्रोग्राम कैंसिल करके श्लोक रम्या भी होम टाउन के लिए निकल पड़े। विवेक भैया तो अलग आ रहे थे। संस्कार इसी शहर में था तो श्लोक ने उनको भी अपने साथ में ले लिया। सभी बहुत घबरा रहे थे। 3 घंटे में घर पहुँचे। दरवाजे पर लटका हुआ ताला मुँह चिढ़ा रहा था। विवेक और विदुषी भी 15-20 मिनट में आ गए। तीनों भाई मिलकर शर्मा जी के घर गए। उन्हें भी सुषमा जी और अशोक जी के बारे में कुछ नहीं पता था। बस यही पता लगा कि ताला 2 दिन से लगा हुआ था। शर्मा जी ने बताया कि भाई साहब तो अक्सर ही घूमने निकल जाते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बच्चों के लिए हैरानगी की खबर थी। उन्हें तो अपने मम्मी पापा की एक भी ट्रिप की खबर नहीं थी। विदुषी भाभी ने चुटकी ली। मेरी डायमंड रिंग पक्की, मैंने कहा था वो लोग घूमने गए होंगे, पर आप नहीं माने। विवेक भैया ने डपट दिया। फ़ोन तो स्विच ऑफ नहीं आते फिर, अभी सब्र रखो। सबकी चर्चा पर विराम लग गया जब हरिशंकर की नैनो आकर रुकी। सुषमा जी अशोक जी गाड़ी से उतरे तो सारे बच्चों को एक साथ दरवाजे पर देखकर हैरान रह गए। सुषमा जी कुछ झेंपते हुए बोली, हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश गए थे 3 दिन के लिए। तीनों बेटे एक साथ बोल पड़े, जाने की मनाही तो नहीं थी, पर आप कहकर तो जाते। दरअसल इस बार फ़ोन के चार्जर रखने से रह गए थे। डरा सहमा सा जवाब आया। पता नहीं सुषमा जी को अपनी गलती का अभी भी एहसास हुआ कि नहीं, पर आप सभी की राय में सुषमा जी की कौन सी बड़ी गलती थी? बच्चों पर ज़बरदस्ती की लगाम रखना या फिर बिना बच्चों को बताए कहीं भी चले जाना? फ्रेंड्स, आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कर। बस एक बार पोते का मुँह देख लूँ। एक और सच्ची घटना लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। आज का पिक्चर प्रॉम्प्ट देखकर बस सबसे पहली घटना वही चलचित्र सी घूम गई आंखों के आगे। आशा करती हूँ आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे। 2007 की बात है। लैपटॉप तब इतने कॉमन नहीं थे। कंप्यूटर घर घर में आ गए थे, पर वेबकैम हर जगह उपलब्ध नहीं थे। रोम्पी अंकल हमारे पारिवारिक मित्र थे और उनके पापा जी जगदीश अंकल बहुत बीमार हो गए थे। रोम्पी अंकल के छोटे भाई मीकू भैया उनसे लगभग 20 साल छोटे इसरो में साइंटिस्ट हैं और इन दोनों मुंबई में पोस्टेड थे। एक रात जगदीश अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। रात में ही सारे जानने वाले इकट्ठे हो गए। छोटे कस्बे में वैसे भी बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। सुबह के 5-5:30 बजे उन्होंने रोम्पी अंकल से कहा, बेटा लगता है कि अब जाने की बारी आ गई है। बस एक बार मीकू के जुड़वा बच्चे देखने की ख्वाहिश बाकी है।
अब मुंबई में बैठे मीकू भैया को फ़ोन लगाया गया। मीकू भैया ने फ़ोटो खींचकर एमएमएस भेज दिया, पर तब इतनी बड़ी स्क्रीन तो होती नहीं थी फ़ोन की। इतना छोटा फ़ोटो देखकर अंकल जी का मन नहीं भरा। मीकू भैया बोले, फिर ऐसा करो, किसी का वेबकैम या लैपटॉप अरेंज करा लो, मैं स्काइप पर दिखा दूंगा। इतनी जल्दी उनका छुट्टी लेकर आना तो संभव नहीं था। इधर जगदीश अंकल जी ने रट लगा ली थी, बस एक बार पोते का मुँह देख लूँ, बस एक बार। इकट्ठे हुए सभी लोगों में चर्चा फैल गई कि लैपटॉप या वेबकैम चाहिए। सतीश अंकल जी ने फ़ौरन अपने बेटे को फ़ोन लगाया। उनका बेटा टीटू अभी कुछ महीनों पहले ही लैपटॉप खरीद कर लाया था। 10-15 मिनट में टीटू लैपटॉप और डोंगल लेकर हाजिर था। लैपटॉप ऑन करके वो डोंगल फिट कर ही रहा था कि रोम्पी अंकल परेशान होते हुए बोले, बेटा मॉडेम यहाँ तक नहीं आ पाएगा, तुम दूसरे कमरे में लैपटॉप लगा लो, हम 4-5 लोग मिलकर पापा जी को वहाँ कुर्सी पर बैठा देंगे। नहीं अंकल, मॉडेम नहीं चाहिए, ये डोंगल पोर्टेबल इंटरनेट डिवाइस है, इसी से स्काइप चल जाएगा। सब लोग हैरान रह गए। एक छोटी सी डिब्बी बस किताब जैसे छोटे से लैपटॉप से जोड़ी और इंटरनेट चालू। भाई वाह, फिर तो जैसे चमत्कार सा हुआ। टीटू ने स्क्रीन जगदीश अंकल जी की तरफ घुमा दी। सामने मीकू भैया अपने जुड़वा बच्चों को गोदी में लिए बैठे थे। जगदीश अंकल जी की आंखें बरस गईं। नन्हे मुन्नों से खूब खेलकर वो रोम्पी अंकल की तरफ घूमे। उनका इशारा समझकर रोम्पी अंकल ने झट 500 रुपये पापा जी के हाथ पर रख दिए। उन्होंने लैपटॉप पर माथा टेका और रुपए चढ़ा दिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जब तक टीटू कुछ करता, वहाँ मौजूद सारे लोग लैपटॉप पर रुपए चढ़ाने लगे। टीटू सबको रोकने का असफल प्रयास करता रह गया। सतीश अंकल रुपए चढ़ाते हुए बोले, बच्चों की पहली मुँह दिखाई है बेटा, मना नहीं करते। टीटू सिर पकड़कर बैठ गया। मीकू भैया भी मजे लेते हुए बोले, ये सब तू ही रख लेना टीटू, क्योंकि मंदिर में आए चढ़ावा तो पंडित जी ही रखते हैं। अपने घर ले जाकर जब उसने 2,500-3 हज़ार रुपये बीवी के हाथ पर रखे तो वो भी चुटकी लेते हुए बोली, पार्ट टाइम में वैसे ये काम बुरा भी नहीं है जी। टीटू बेचारा खिसिया कर रह गया। हालांकि एक हफ्ते बाद जब मीकू भैया सपरिवार कस्बे में आए तो टीटू खुद जाकर सारा चढ़ावा बच्चों को दे आया। फ्रेंड्स, ये मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। नीता मोमबत्तियां ढूंढ रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी, कब बंद होगी ये बारिश? जब बरसना था तब सूखा पड़ रहा था, और अब अक्टूबर के महीने में जब दिवाली आने में चंद दिन बचे, ये बेमौसम की बरसात सारी व्यवस्था भंग कर दे रही है। 3 दिन हो गए हैं, मजाल है 5 मिनट को बारिश रुकी हो। कल से तो लाइट भी नहीं आ रही है, इन्वर्टर वीक और टैंक खाली। हे भगवान, दिवाली की सफाई कब होगी, कब लाइट आएगी? भगवान से क्या पूछ रही हो? वो बेचारे थोड़े ना इन बातों का हिसाब रखेंगे। मैं पता करके आया हूँ, बिजली घर में पानी भर गया है। बारिश रुकने के बाद पंप लगाकर पानी निकाला जाएगा, तब बिजली की सप्लाई चालू होगी। पति विनय ने ब्रेड और दूध के पैकेट टेबल पर रखते हुए कहा, इस ज़माने में भी बिजली घर में पानी भरने लगा क्या? पहले तो ज़रा बारिश होते ही बिजली बंद कर दी जाती थी, आजकल ऐसा सुनने में ज़रा कम ही आता है। नीता की मम्मी साधना जी ब्रेड खोलकर मक्खन लगाते हुए बोली, वो 2 दिन पहले ही बेटी के पास रहने आई हैं। मम्मी जी, ऐसी बारिश भी तो अरसे बाद हुई है। बेसमेंट वाले मार्केट में तो लोगों का लाखों का माल ख़राब हो गया है बारिश से। दिवाली की वजह से सबने नया स्टॉक भरा था अभी। विनय मार्केट में सुनी खबर बताने लगा। नीतू, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? तू तो 5 साल की उम्र में बिजली घर का पानी निकालने चल दी थी, अब तो शायद कुछ मदद लग भी जाए। साधना जी ने नीता को छेड़ते हुए कहा तो वो भनभना गई, मम्मी आप मेरे बचपन की नादानियाँ नमक मिर्च लगाकर सुनाती हो और फिर बाद में बच्चे और विनय मेरी मजाक उड़ाते हैं। हाँ तो आपकी हरकतें ही ऐसी रही हैं मम्मी, हमारी क्या गलती है? बच्चे नानी को घेर कर बैठते हुए बोले। नीता ने अपना सिर पकड़ लिया। विनय भी चाय सिम्पर करके सासू माँ की बगल में बैठे तो नीता की हंसी छूट गई। तीनों उसके बचपन के किस्से बड़े चाव से सुनते थे। साधना जी, बेटा उस समय तो जरा बारिश होती थी और बिजली बंद हो जाती थी 2-3 दिन को। ना इन्वर्टर थे ना जनरेटर की सुविधा। आज जैसे तुम्हारी माँ बड़बड़ा रही थी ना, ऐसे ही जगह जगह लैंप से रोशनी करती मैं भी बड़बड़ा रही थी। कोई तुक है? यहाँ पीने को पानी नहीं है और वहाँ बिजली घर में पानी भरा पड़ा है। कितने भी इंतजाम कर लो, सब ठप हो ही जाते हैं। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहती, नीतू एक बाल्टी मग्गा लेकर घर से बाहर जाने लगी। तुम्हारे नाना जी ने पीछे से रोका और पूछने लगे, कहाँ जा रही है लाडो? तो बड़ी मासूमियत से बोली, पापा जी घर में पानी ख़त्म हो गया है, माँ परेशान हो रही हैं, पर सुना है बिजली घर में पानी भरा है, सोचा एक बाल्टी माँ के लिए पानी ले आऊँ। इसकी इतनी प्यारी और मासूम बात सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। तुम्हारे नाना जी हंसते हुए बाल्टी लेकर खुद बाहर चले गए, नुक्कड़ के हैंडपाइप से पानी लेने।
साधना जी के मुँह से नीता की मासूमियत भरी बात सुनकर बच्चे और विनय हंस पड़े। तब तक नीता भी चाय छान कर ले आई थी। बादलों से छाए अंधेरे में सबने साथ बैठकर कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट किया और बाहर हो रही लगातार बारिश का आनंद लेने लगे। फ्रेंड्स, आज की रचना हमारे कस्बे में फैली अव्यवस्था और उससे जूझते आम लोगों की कहानी है। पिछले 3-4 दिन से चल रही लगातार बारिश ने सारी व्यवस्थाएं भंग कर दी, जिनका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारी आने वाली दिवाली पर ही पड़ता है। आपके शहर में मौसम कैसे रंग दिखाता है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रवि घर आए तो बेसन के लड्डू की खुशबू बाहर लॉबी तक महका रही थी। डाइनिंग पर 2 थालों से सजे लड्डू देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। एक लड्डू उठाकर उदरस्त करते हुए इतनी जोर से हुंकार भरी कि श्रीमती शालिनी भी किचन से बाहर आ गई। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? लड्डू झूठे कर दिए? गीता को पता चल गया तो बहुत भड़केगी। कभी पूछना नहीं होता ना कि मैं इधर से ले लूँ या नहीं। शालिनी का बड़बड़ाना अभी और चलता कि रवि ने दूसरा लड्डू उठाने का जतन कर दिया। रवि, तुम्हें चुप कराने का और कोई तरीका था क्या? रवि हंसते हुए बोला। अच्छा, ये बताओ कि लड्डू इतने सारे क्यों बनाए हैं एक साथ? रवि ने बैठते हुए पूछा। अरे, बड़ी खुशखबरी है। गीता की बेटी संध्या है ना, उसका रिश्ता पक्का हो गया है और गीता से मैंने हर तरह से हेल्प करने का कमिटमेंट भी किया है। अब कल वो लोग पंडित जी से तारीख निकलवाने लड़के वालों के घर जा रहे हैं ना, तो इसलिए ये थालों में लड्डू सजाकर मैं उसे भेज रही हूँ समध्याने में ले जाने को। शालिनी अपनी धुन में बोले जा रही थी और रवि सिर पकड़कर सोच रहा था, मेरी भोली भाली बीवी हर जगह कमिटमेंट कर देती है और फिर लास्ट में दुखी होती है। अब ना ये अपनी हेल्थ देखेगी और ना घर बार। रवि की चिंता जायज़ थी। शालिनी को बेवकूफ़ बनाकर हर कोई अपना काम निकाल लेता था और बच्चे और रवि के समझाने पर वो एक ही जवाब देती, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। और वही हुआ जिसका रवि को डर था। शालिनी दिन रात लगाकर गीता की मदद में जुट गई। गीता उसे खूब पागल बना रही थी और वो तन मन धन से कमिटमेंट निभा रही थी। अपनी गाड़ी से सारी शॉपिंग बाहर की भागदौड़ करती शालिनी और गीता की गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी रवि को मुँह चिढ़ाती। हद तो उस दिन हो गई जब शालिनी अपना पर्स घर पर भूल गई और गीता ने डीजल डलवाने की जहमत नहीं उठाई। उल्टा शहर के आउटस्कर्ट्स पर बने फार्म हाउस के बाहर गीता शालिनी को अकेला छोड़ते हुए लिफ्ट लेकर वहाँ से निकल ली। रवि के पास शालिनी का फ़ोन आया। सुनते ही रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे तैसे इंतजाम करके रवि शालिनी को लेकर घर आए और घुसते ही बरस पड़े। हो गया कमिटमेंट पूरा? माना कि कमिटमेंट निभाना चाहिए, पर सामने वाला इस लायक भी तो होना चाहिए। पिछले 1 महीने में तुम कितना डीजल उनके काम में फूंक चुकी हो, पर आज इमरजेंसी आने पर गीता ने कितनी घटिया हरकत की है। शालिनी लाजवाब थी, क्योंकि आज अपना अपमान वो खुद नहीं भूल पा रही थी। उसने गीता से बड़ा झिझकते हुए पर्स भूलने कर आने की बात कही थी। फिर जब बताया कि गाड़ी रिजर्व पर चल रही है और तेल डलवाना ज़रूरी है तो वो बेशर्मों की तरह बोली, अरे, घर तक तो पहुंच ही जाएगी गाड़ी। तू एक काम कर, घर चली जा। मुझे सेंट्रल मार्केट में कुछ काम है तो मैं यहाँ से लिफ्ट ले लेती हूँ। किसी भी अजनबी से लिफ्ट मांगकर गीता शालिनी को वहीं छोड़कर निकल ली। थोड़ा आगे आते ही शालिनी की गाड़ी हिचकोले खाकर बंद हो गई। आज रवि अगर बाहर टूर वगैरह पर होते तो सोचकर ही शालिनी की रूह कांपी। आज उसे सबक मिल गया था। आज एक कमिटमेंट उसने खुद से भी कर लिया। किसी की बातों में आकर अपना मिसयूज़ नहीं होने दूंगी। अगले दिन गीता ने बेशर्मों की तरह फ़ोन किया। फ्री हो तो ज़रा गोल चक्कर तक जाना है। शालिनी उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं गीता, आज मैं फ्री नहीं हूँ। आज मैंने रवि से कुछ कमिटमेंट किया है और तू तो जानती ही है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनती। फ्रेंड्स, ये कहानी है तो पूरी तरीके से काल्पनिक, लेकिन ये सच्चाई है आजकल की। आप किसी की भी हेल्प करने से पहले ये समझ लें कि वाक़ई में उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है या वो आपका मिसयूज़ कर रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोई आपका अगर सुझाव हो तो वो ज़रूर बताएं हमें। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।